IAS 12 इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स क्या होता है भाई? तो इनकम टैक्स आता है इनकम पे जो हम टैक्स दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में सबसे बड़ा मसला ये है कि हर कंट्री के कुछ लोकल्स बायलॉज होते हैं और अकाउंटिंग हम IFRS के हिसाब से कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उनका बीच में रिकन्सिलेशन जरूरी होता है। यानी कुछ चीजें जो है वो जो IFRS से हमें कही भी होती हैं या IAS में कही होती है, हम उस हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंट्रीज, यानी कि मेनली एक्सपेंस एंड इनकम, वो हम वहाँ पे उस हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड इनकम टैक्स वाले कुछ और कह रहे होते हैं। तो अब हमें तो IFRS के हिसाब से बुक्स बनानी है, तो अब उसको हम कैसे सीधा करें? तो उसका रिकन्सिलेशन बीच में रिकन्सिलेशन बनाना पड़ता है और उसकी एक टेम्पररी ट्रांजेक्शन या एंट्री पास करनी होती है। इन तमाम चीज़ों को IAS 12 में एड्रेस किया गया है, जिसका नाम है इनकम टैक्सेस। इसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे कौन कौन से टैक्सेस कौन कौन से एक्सपेंस अलाउ हैं, कौन सी इनकम अलाउ है, कौन सी डिसअलाउड है, कौन सी टेम्पररी डिफरेंस है, कौन से परमानेंट डिफरेंसेस हैं, किस तरह उनको एड्रेस करते हैं, क्या एंट्रीज बनाते हैं, और क्वेश्चन में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम किस तरह एड्रेस कर रहे हो। ये तमाम चीज़ें हम इस IAS में इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंसेस। हम कर क्या रहे होते हैं कि हम P&L किस तरह बना रहे होते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ चले गए सारे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन, फिर आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिबिट, उसमें से फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। फिर आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ये बात कर रहा है उस चीज की कि अर्निंग बिफोर टैक्स जो आता है फिर आप उस पर टैक्स लगा रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो भी आपका फिगर आ रहा होता है आपका IFRS के हिसाब से आ रहा होता है। अगर हम FBR के हिसाब से, हम क्योंकि पाकिस्तान में तो FBR की बात कर रहे हैं, तो FBR के रूल्स के हिसाब से बात करें तो वो कुछ और आ रहा होगा। तो ये क्या, अब ये बता रहे हैं डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो IFRS के हिसाब से हमारा प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स लॉस is the profit and loss for the period determined in accordance with the rules established by the taxation authority upon which the income tax are payable या recoverable। ठीक है, जो भी आपका टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से आपका वो टैक्स का वो जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो आपका यहाँ पे उसको हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। सही है। टैक्स एक्सपेंस is the aggregate amount included in determining the profit and loss for the period in respect of current tax and deferred tax। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में जो भी आपका अमाउंट आ रहा होता है वो आपका टैक्स एक्सपेंस होता है। इसकी हम इंशाल्लाह एग्जांपल करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हम डेफर्ड टैक्स को करंट टैक्स में किस तरह एडजस्ट करते हैं। ये टैक्स एक्सपेंस की बात। टैक्स एक्सपेंस एक तो आपका वो हो गया कि जो भी आपके एक्सपेंसेस अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो हो गए, और कुछ आपके पिछले साल के डेफर टैक्सेशन के फिगर आ रहे होते हैं, तो आप उसको प्लस माइनस करते हैं और कैसे आप करंट उसका टैक्स का एक्सपेंस का अमाउंट निकाल रहे होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में करेंगे। करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट टैक्स लॉस फॉर द पीरियड। करंट टैक्स आपका जो होता है, जो आपका आपका करंट ईयर का जो टैक्स पेबल होगा या रिकवरेबल होगा। रिकवरेबल मतलब रिफंड,
आपने ज़्यादा पे कर दिया तो रिफंड भी आ सकता है। तो वो अमाउंट जो होगा वो आपका होगा करंट टैक्स। टैक्स बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स बेस क्या होता है? इज एन एसेट और लाइबिलिटी of an asset or liability is the amount attributable to that asset or liability for tax purpose। अब आपकी बुक्स में कोई एक एसेट का अमाउंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आईएफआरएस के हिसाब से आपने जो भी इसमें एंट्रीज ट्रांजेक्शन की हमने सीखा था कि फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो बहुत सारी हम कॉस्ट उसमें ऐड कर देते हैं और उसको हम कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। अब उसमें से कोई ऐसी चीज है जो टैक्स अलाउ नहीं कर रहा, तो टैक्स बेस क्या हो जाएगा? जो जिस पे टैक्स आपका कैलकुलेट होगा, तो आप वो अमाउंट प्लस या माइनस कर देंगे जो टैक्स ने अलाउ नहीं किया होगा, तो वो जो प्लस या माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आएगा वो होगा आपका टैक्स बेस, यानी वो अमाउंट जिस पे हम अपना टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। टैक्सेबल सेल होगी। टैक्सेबल सेल तो वो ऊपर आ गया ना रेवेन्यू में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टैक्स, टैक्स बेस एसेट या लाइबिलिटी का जो भी अमाउंट हो जिस पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करें। ठीक है, अभी ये सारी क्लियर हो जाएंगी प्रैक्टिकल उसमें। Deferred tax liabilities are the amount of income tax payable in the future period in respect of the taxable temporary differences। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आपकी क्या होती है कि वो लाइबिलिटीज होती हैं जो आप फ्यूचर में पे कर रहे होते हैं। इसकी मैं भी आपको थोड़ी देर में, बल्कि अभी मिसाल बता ही देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, रिटायरमेंट नहीं, आपका एसेट है 500K का, और यार 500K का आपका एसेट है। आपकी कंपनी की पॉलिसी है, बल्कि पॉलिसी को छोड़ें आप, एक और मैं मिसाल देता हूँ। सैलरीज, आपके सैलरीज एक्सपेंस है। एफबीआर क्या कहता है? सेल आपका एक्सपेंस जो है वो कैश बेस होता है, यानी एक्रूअल बेस पे वो नहीं कर रहा होता अकाउंटिंग, वो किस पे कर रहा होता है? टैक्स बेस पे। हो सकता है साल में आपकी 13 सैलरीज पे हुई हैं, 13 सैलरीज आपकी पे हुई हैं, और आपके अकाउंटिंग में कितनी आ रही हैं? 12 सैलरीज। क्यों 12 आ रही हैं? क्योंकि हम एक्रूअल उस पर जा रहे होते हैं। तो डिफरेंस कितना है? 1 सैलरी का। 1 सैलरी किस में जाएगी आपकी? टैक्स में आपकी अभी आ गई, लेकिन वो अगले साल बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो जो टेम्पररी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी, अगर वो एक्सपेंस है तो। और टैक्स एसेट, अगर ये वाली जो एग्जांपल मैंने बताई कि हमारे फेवर में जो चीज आ रही है हमने ज्यादा पे कर दिया जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो हो गया टैक्स एसेट। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सब डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, ये अगली स्लाइड में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। Deferred tax assets are the amount of income tax recoverable in the future period in respect of deductible temporary differences, carry and forward unused tax losses, carry forward and unused tax credit। ये तीन चीजें आपकी टैक्स एसेट में शामिल होगी। कौन कौन सी? टेम्पररी डिफरेंसेस, कैरी फॉरवर्ड अनयूज टैक्स लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड अनयूज टैक्स लॉसेस कौन से होते हैं? 5 साल तक का टाइम। जी जी, वही वाला। और 7 साल के बाद आप नहीं कर सके तो वो हाँ, लेकिन 7 साल तक जो जा रहे हैं वो आपका इसमें आ जाएगा कैटेगरी बी में। और कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज टैक्स क्रेडिट, एक होता है टैक्स लॉसेस और एक होता है टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स क्रेडिट भी जो आप लेके जा रहे हैं, जो डोनेशन वगैरह पे आपको मिल रहा होता है, मैं टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, डोनेशन पे आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, इंश्योरेंस आपने कोई ली हुई है उस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो वो तमाम बेनिफिट जो हैं वो आपके जा रहे होते हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड जो आप कर रहे होते हैं वो उसका उसकी बात कर रहा है। ठीक है, डेफर्ड टैक्सेशन। Deferred taxation is a basis of allocating tax charges to a particular accounting period. The key to deferred taxation lies in two quite different concept of point. The accounting profit पहला है, और the reported profit which is
the figure of profit before tax reported to the shareholders in public accounts, यानी वही IFRS का जो मैं कह रहा था। दूसरा क्या है? The taxable profit, which is the figure of profit on which the taxation authority base their tax calculation। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला तो हमारा अकाउंटिंग वो कह रहा है कि दो चीजों का डिफरेंस है ये। एक हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी हमने आईएफआरएस के हिसाब से जो बनाया एक्रूअल बेसिस की, जो मैंने आपको एग्जांपल बनाई। दूसरा जो टैक्स वालों ने अपने हिसाब से बनाया है बीआर वालों ने। तो ये उन दोनों का रिकंसिलेशन जो है ये वो होता है डेफर्ड टैक्सेशन। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट इज कॉज बाय परमानेंट डिफरेंसेस और टेम्परेरी डिफरेंसेस। इसने इसको बाइफिकेट कर दिया रिकंसिलेशन को अपने। एक होते हैं परमानेंट डिफरेंसेस और एक होते हैं टेम्परेरी डिफरेंसेस। कौन से होते हैं परमानेंट डिफरेंसेस? टैक्स के कितने लोग हैं यहाँ पे? इसीलिए तुम टैक्स के हो रहा, आप भी टैक्स हैं, आप भी टैक्स हैं। परमानेंट डिफरेंस बताइए कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बताएं। कंपनी में एडजस्ट नहीं होते या टैक्स में एडजस्ट नहीं होते, जिसको एफबीआर कहते हैं ना पुत्र ना, हम नहीं मानेंगे इसको। क्या हो गया? कौन कौन से हो गए वो फाइन हो सकता है, तो नहीं डोनेशन अगर वो है आपका तो उस पर कर सकते हैं। हाँ अगर अनरिकॉग्नाइज है तो वो हो जाएगा। और बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं डेप्रिसिएशन नहीं होगा, डेप्रिसिएशन का मेथड अलग है, अभी आता हूँ उस पर। आपका वो हो सकता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक है ना। इस तरह के एक्सपेंस वो टैक्स जो हम कह रहे हैं भाई एक्सपेंस है, आईएफआरएस कह रहे हैं एक्सपेंस है या आईएफआरएस कह रहे हैं इनकम है, और टैक्स वाला कह रहे हैं नहीं भाई ये ना इनकम है और ना एक्सपेंस है, तो वो कौन से हो गए? परमानेंट डिफरेंस। नहीं नहीं फाइनल टैक्स सिंपल, वो आप सिंपल ये याद रखें, वो तमाम एक्सपेंसेस जो एफबीआर एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन आईएफआरएस अलाउ करता है वो हमारे परमानेंट डिफरेंसेस होंगे। और इनकम में भी कुछ अगर इस तरह की चीज आ रही है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को वो नहीं मानता। अलाउंस फॉर वो कहता है एक्चुअल जो राइट ऑफ है वो करो। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वो हमारा हो गया परमानेंट डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद टेम्पररी डिफरेंसेस। टेम्पररी डिफरेंसेस ये होते हैं कि कुछ वक्ती तौर पे वो आ रहे होते हैं और आगे जाके वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी सैलरी की एग्जांपल दी, जैसे हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। आईएफआरएस हमने कितने मेथड पढ़े थे? कई मेथड पढ़े थे जो आईएफआरएस अलाउ करता है, लेकिन एफबीआर कितने मेथड अलाउ करता है? एक करते हैं उसमें उसके भी अपने रेट से जी एक है और उसके भी अपने रेट्स है। कौन सा है वो? WDV रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन मेथड, वो सिर्फ उसको अलाउ करता है। तो जब तक आपका एसेट सेल नहीं होगा या या वो उसकी लाइफ खत्म नहीं होगी वो डिफरेंसेस चलते रहेंगे और आखिर में एक पीरियड पे आके वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी डिफरेंसेस। समझ आ गया? देखिए ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर ये आपके समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से हमें आगे नहीं जाए। टेम्पररी डिफरेंसेस, टेम्पररी डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस होते हैं जो वक्ती तौर से हमारे और आय यानी हम हमारे का मतलब आईएफआरएस, आईएफआरएस की अकाउंटिंग और एफबीआई की अकाउंटिंग में डिफरेंसेस होते हैं वक्ती तौर से। फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड डिविडेंड आपको रिसीव हुआ या डिविडेंड छोड़े आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ फर्स्ट जुलाई को, जून का। आप क्या एंट्री बनाएंगे अपनी बुक्स में? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो इनकम आप क्रेडिट करके अपनी इनकम को बढ़ा देंगे।
वेयरएस टैक्स वाला कहता है ना पुत्र ना, जब तक आप रिसीव ना कर लें आपने उसको अपनी इनकम में शामिल नहीं करना। केस बेसिस जी जैसे ग्रेजुएटी में भी और जी फाइनेंशियल जी जी, चार्जेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेजुटी प्रोविजन जितने भी हैं वो तमाम डिसअलाउड होते हैं। परमानेंट डिफरेंसेस, one of differences between accounting and taxable profit caused by certain item not being taxable allowable difference which have no deferred tax consequences whether whatever examples fines। ये देखिए फाइन की एग्जांपल थी यहाँ पे। एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट डिफरेंस कुड बी क्लाइंट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और फाइन्स। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। मैं ज़रा इसको जल्दी से स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम डिटेल में काफ़ी कर चुके हैं। टेम्पररी डिफरेंसेस, these are differences between the carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base, the amount attributed to that asset or liability for tax purpose। अभी जो हमने एग्जांपल्स देखी, जो आपने, चले यहाँ पे की रिवैल्यूएशन की मिसाल ले लेते हैं। Example of temporary differences include certain type of income and expenditure that are taxed or a cash rather than on accrual basis. Example, certain provisions. The difference between the depreciation charge on non-current asset that qualifies the tax allowances and the actual allowances tax depreciation given the most common practical example of a temporary difference। ज़्यादातर हमारा डेप्रिसिएशन का मसला हो रहा है, जैसा वहाँ पे एक ही मेथड अलाउ किया हुआ है और उसको भी कुछ मखसूस परसेंटेजेस दी हुई हैं, हर कैटेगरी की उसने अलग अलग परसेंटेजेस दी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लिख लें, ऊपर की खाली इक्वेशन लिख लें। पहले मैं पढ़ देता हूँ। इफ अकाउंटिंग एक्सपेंस इज मोर देन टैक्सेबल एक्सपेंस, तो वो आपका बनेगा DTE वर्सेस DTL, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री आपकी बनेगी। A deferred tax liability to be recognized for all taxable temporary differences with minor exception, minor exception को भी छोड़ दें। A taxable temporary differences arises when the carrying amount of an asset is greater than the tax base. The liability to be calculated using full provision, no discounting of the liability। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो वहां पे अगर 1 साल से ऊपर का कोई भी चीज होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर डाल देते हैं, लेकिन वो यहाँ पे IAS कहता है कि इस पर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं डालें टैक्स की लायबिलिटी। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए। अगर हमारे अकाउंटिंग एक्सपेंस लेस देन वन टैक्सेबल एक्सपेंस है तो DTI वर्सेस DTA। DTI क्या, डेफर्ड टैक्स इनकम वर्सेस डेफर्ड टैक्स एसेट, यानी डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा, जब डिस्क्लोजर आ गया, आखिरी डिस्क्लोजर देख लेते हैं। द टैक्स एक्सपेंस इनकम शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। द मेजर कंपोनेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस इनकम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन अ नोट। इस पे क्या क्या है, करंट एंड डेफर्ड टैक्स चार्ज क्रेडिट डायरेक्टली टू इक्विटी, the amount of income tax relating to each component of other comprehensive income, यानी तमाम जो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ आपको उसको बताना है तो नोट्स में सेपरेटली, और जो नॉर्मल आपको उसका आ रहा है तो वहाँ पे आपने बताना है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस इनकम एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट इन ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। A numeric reconciliation between tax expense and the product of accounting profit multiplied by the acceptable tax rate। यही जो हमने अभी पीछे एक टैक्स रेट को मल्टीप्लाई किया था वो उसकी बात कर रहा है। ये रिकंसिलेशन आपको देना पड़ेगा डिस्क्लोजर में। डिस्क्लोजिंग ऑल्सो द बेसिस ऑन विच द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज कंप्यूटेड, जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो। अब इन्होंने एक सवाल
था या पीछे किसी ने, फिर टैक्स रेट चेंज हो जाए तो क्या होगा, तो हो सकता है एक साल आपका कुछ रेट हो, दूसरे साल का कुछ रेट हो, तो आपको अलग अलग दोनों डिस्क्लोजर दे के बताना पड़ेगा कि जी ये इस साल का है, इस साल टैक्स रेट ये था, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है, और इस साल ये आ रहा है. A numeric reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate, disclosing also the basis on which the applicable tax rate is computed. जो भी आपका एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट है, ये हमारे यहाँ तो शायद नहीं होता, ये बाहर कहीं कोई कैलकुलेशन में हो तो उसमें आपका ये आ जाएगा. तो वो आपको दोनों रेट बताने पड़ेंगे और उसका भी रिकन्सिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा.